नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्मिता हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं बैंगलोर यूनिवर्सिटी बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर का 10th और आखिरी लेसन वैज्ञानिक युग क्या था और क्या है। ये है डॉक्टर चेतना उपाध्याय का और पुस्तक है काव्य मंजूषा। आइए कवित्री का संक्षिप्त परिचय जानते हैं। सप्रतिमा और शिक्षा विभाग राजस्थान में प्रधानाचार्य पद पर कार्यरत, वर्तमान में राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान अजमेर राजस्थान में सेवारत। इनका जन्म मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में 14/6/1966 यानी कि 1966 में हुआ था और इनकी परवरिश एक शिक्षक परिवार में हुई थी। इनके माता श्रीमती कृष्णा गौड़ और पिता श्रीमान ब्रिहा प्रकाश गौड़ मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग में रहे। गौड़ परिवार की जब 5 पुत्रियों में आप सबसे बड़ी पुत्री हैं। माता पिता की पुत्रियों के प्रति अपार स्नेह रहा। आपकी आरंभिक शिक्षा रतलाम में हुई और विवाह के पश्चात राजस्थान अजमेर के महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय से पीएचडी किया और आपको 20 अंतर्राष्ट्रीय सम्मान और 80 राष्ट्रीय प्राप्त सम्मान हो चुके हैं। आपको विद्यासागर भाषा भूषण अंतर्राष्ट्रीय बाल साहित्य गौरव रत्न अजमेर गौरव सशक्त नारी इत्यादि उपाधि प्राप्त हुई। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड प्राप्त किया। एनसीईआरटी दिल्ली की आईटीसी मेला में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड प्राप्त हुआ। 16 पुस्तकें प्रकाशित। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद राजस्थान द्वारा प्रकाशित 3 पुस्तकों में लेखन, भारत द्वारा स्थापित उपग्रह, भारतीय वैज्ञानिकों जीवन परिचय, उच्चतर माध्यमिक के विद्यार्थियों हेतु मार्गदर्शन परामर्श। आपकी बाल साहित्य की 9 पुस्तकें राजस्थानी व अन्य भाषाओं में अनुवाद हो प्रकाशित हो चुकी हैं। अपने 5 डॉक्यूमेंट्री निर्माण की है। साक्षरता की अलग जगाने हेतु अक्षरों की फसल भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 45 10वीं कक्षा पश्चात विषय चयन पर मार्गदर्शन परामर्श। एनसीईआरटी में राज्य संदर्भ व्यक्ति के रूप में शोध संस्थान प्रधानों हेतु निवृत्त इत्यादि क्षेत्रों में सक्रिय रूप से कार्य करती रही हैं और इन्होंने सामाजिक मनोविज्ञान विषयों पर कविता, कहानी, आलेख, शोध आलेख और विभिन्न राष्ट्रीय पत्र पत्रिकाओं में निरंतर प्रकाशित होता रहा है और आकाशवाणी और दूरदर्शन से भी इनकी रचनाएं लगातार प्रकाशित होती रहती हैं। कविता और उसका अर्थ कुछ इस प्रकार है। कल तक हम कुंड मंडप थे, आज हम विश्वव्यापी हैं, कल ब्रह्मांड व्यापी होंगे। यह पंक्ति मानव सभ्यता और उसके विकास के विस्तार को दर्शाती है। मतलब पहले हम सीमित दायरे में थे, संकुचित विचारों से बंधे थे, लेकिन आज समय के साथ हमने दुनिया को जान लिया, अपनी सोच को व्यापक विस्तार बड़ा कर लिया और आज हम वैश्विक स्तर पर जुड़े हुए हैं और भविष्य में हमारी पहुंच ब्रह्मांड तक होगी। यह पंक्ति प्रगति, विकास और असीम संभावनाओं की ओर संकेत करती है। विशेषता इसकी वस्तु, व्यक्ति या विचार की अनूठी पहचान होती है तो उसे दूसरों से अलग बनाती है। यह गुण स्वभाव या कार्यशैली में प्रकट होती है, जैसे हीरे की कठोरता, सूरज की ऊर्जा या किसी व्यक्ति की ईमानदारी उसकी विशेषता होती है। कल तक विज्ञान को प्रयोगशाला में सीमित जानते थे, आज विज्ञान को चमत्कारों के रूप में पहचानते हैं। कल हम विज्ञान को अपनी अपनी हथेलियों में कैद कर पाएंगे, कल तक विज्ञान हमारा लक्ष्य था। यह पंक्तियाँ विज्ञान की निरंतर प्रगति की ओर हमारे जीवन में उसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। पहले विज्ञान केवल प्रयोगशालाएं तक सीमित था, फिर हमने उसके चमत्कारों को पहचानना शुरू किया, जैसे आधुनिक तकनीक और नवाचार। भविष्य में विज्ञान हमारे हाथों में होगा, यानी अत्यधिक सुलभ और व्यक्तिगत जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। पहले यह केवल एक लक्ष्य था, लेकिन अब यह हमारी दिनचर्या और अस्तित्व का हिस्सा बनता जा रहा है। विशेषता यह पंक्तियां विज्ञान की निरंतर प्रगति और हमारे जीवन में उसकी बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। पहले विज्ञान केवल प्रयोगशालाएं तक सीमित था, फिर भी हमने इसके चमत्कारों के रूप में पहचानना शुरू किया, जैसे आधुनिक तकनीक और नवाचार। भविष्य में विज्ञान हमारे हाथों में होगा, यानी कि आधुनिक, सुलभ और व्यक्तिगत जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाएगा। पहले यह केवल लक्ष्य था, लेकिन अब हमारी दिनचर्या और अस्तित्व का हिस्सा बनता जा रहा है। आज विज्ञान हमारी उपलब्धि है, कल हम विज्ञान को उपलब्ध हो जाएंगे। मतलब आज विज्ञान हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, इसे हमने खोजा, समझा और इसका विकास किया। लेकिन भविष्य में विज्ञान इतना विकसित हो जाएगा कि हम स्वयं उसका हिस्सा बन जाएंगे। शायद कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जैव प्रौद्योगिकी या अन्य वैज्ञानिक प्रगति के माध्यम से। यह पंक्ति विज्ञान और मानव अस्तित्व के घनिष्ठ संबंध और संभावित भविष्य की ओर संकेत करती है।
विशेषता किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार की अनूठी पहचान होती है जो उसे दूसरों से अलग बनाती है। यह गुण, स्वभाव या क्षमता के रूप में प्रकट होती है, जैसे हीरे की चमक, सूर्य की ऊर्जा या किसी व्यक्ति की ईमानदारी। कल वैज्ञानिक युग अंधविश्वासी था, आज परंपराओं पर चलता रूढ़िवादी है। कल लीक से हटकर ब्रह्मवादी होगा। कल का वैज्ञानिक युग चमत्कारवादी था। और यह पंक्तियां विज्ञान और समाज के बदलते दृष्टिकोण को दर्शाती है। पहले वैज्ञानिक युग में चमत्कारों को ही विज्ञान माना जाता था, लेकिन उस समय अंधविश्वास भी हावी था। आज का वैज्ञानिक युग परंपराओं का सम्मान करता है, लेकिन कई बार रूढ़िवादी सोच में बंधा रहता है। भविष्य में यह स्थापित धारणाओं से हटकर नए प्रयोग करेगा, जिससे कुछ लोगों को यह भ्रमात्मक या अविश्वसनीय लग रहा है। यह बदलाव विज्ञान के निरंतर विकासशील प्रकृति को दर्शाता है। विशेषता किसी वस्तु, विचार, व्यक्ति की अनूठी पहचान होती है जो उसे अलग बनाती है। यह स्वभाव, गुण या क्षमता के रूप में प्रकट होती है, जैसे कि सूर्य की गर्मी या हीरे की चमक। आज नित्य नवीन खोजकर्ता खोजवादी है, कल नवीन अन्वेषणों के परिणाम स्वरूप आविष्कारवादी होगा। यह पंक्तियां विज्ञान और खोज को निरंतर प्रगति क्यों दर्शाती है। आज का युग नई नई खोजों पर केंद्रित है, जहां वैज्ञानिक नित्य नए तथ्यों को उजागर कर रहे हैं, लेकिन भविष्य में ये खोज विकसित होकर बड़े आविष्कारों का रूप लेंगे, जिससे विज्ञान आविष्कारवादी बन जाएगा, यानी खोज से आगे बढ़कर नवाचार और निर्माण की दिशा में कार्य करेगा। विशेषता किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार की अनूठी पहचान होती है जो उसे विशिष्ट बनाती है। यह गुण, स्वभाव या क्षमता के रूप में प्रकट होती है, जैसे कि सूर्य की रोशनी या हीरे की कठोरता। कल तक का युग भावनाओं से जुड़ा भावनावादी था, आज का वैज्ञानिक युग महज कल्पनावादी है। यह पंक्तियां समय के बदलाव और विचारधाराओं के अंतर को दर्शाती है। पहले का युग भावनाओं से संचालित था, जहां संवेदनाएं और मानवीय मूल्य प्रधान थे, लेकिन आज के वैज्ञानिक युग तर्क और कल्पना पर अधिक निर्भर हो गया है, जहां विचार तो उन्नत हो रहे हैं, परंतु उसमें संवेदनशीलता की कमी होती जा रही है। यह बदलाव विज्ञान और समाज की बदलती सोच को दर्शाती है। विशेषता किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार की अनूठी पहचान होती है। यह गुण, स्वभाव या क्षमता के रूप में प्रकट होती है, जैसे सूरज की रोशनी या जल की शीतलता। कल का युग यथार्थ के धरातल पर खड़ा यथार्थवादी होगा। अर्थ इस पंक्ति का अर्थ भविष्य का युग कल्पना और भावनाओं पर आधारित नहीं रहेगा, बल्कि तर्क, विज्ञान और ठोस प्रमाणों पर आधारित होगा। यह एक ऐसा समय होगा जहां निर्णय और विचारधारा वास्तविकता के धरातल पर खड़े होंगे, न किसी भ्रम या न कि किसी अंधविश्वास पर। विशेषता किसी वस्तु, व्यक्ति, विचार की अनोखी पहचान होती है जो उसे अलग बनाती है। यह गुण, स्वभाव या क्षमता के रूप में प्रकट होती है, जैसे जल की शीतलता और सूरज की गर्मी। भूतकाल का वैज्ञानिक युग प्रयोगवादी था, वर्तमान युग कंप्यूटरवादी है, भविष्य काल में यह एक रोबोटवादी होगा। अर्थ इस पंक्ति का अर्थ है कि विज्ञान का स्वरूप समय के साथ बदलता रहता है। भूतकाल में वैज्ञानिक युग प्रयोगों पर आधारित था, जहां नई खोजों और सिद्धांतों का विकास किया गया। वर्तमान में विज्ञान कंप्यूटर केंद्र तकनीक पर केंद्रित है, जहां डिजिटल युग का प्रभाव है। भविष्य में यह युग उन्नत होकर रोबोटिक्स और कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई पर आधारित होगा, जहां रोबोट और स्वचालन मानव जीवन का हिस्सा बन जाएगा। विशेषता किसी वस्तु, व्यक्ति या विचार की अनूठी पहचान होती है, स्वभाव, गुण या क्षमता के रूप में प्रकट होती है, जैसे आग की गर्मी या फिर फूल की सुगंध। एक अंकीय प्रश्नोत्तर देखते हैं। यह पाठ किसने लिखा है? डॉक्टर चेतना उपाध्याय। इस पाठ का मुख्य विषय क्या है? विज्ञान और उसके प्रभाव। वैज्ञानिक युग का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव जीवन को सरल बनाना। विज्ञान ने अपने सबसे अधिक परिवर्तन किस क्षेत्र में किया है? संचार और तकनीक। आज का युग किस रूप में जाना जाता है? वैज्ञानिक युग। विज्ञान ने कृषि में कौन सा बड़ा बदलाव किया? उन्नत तकनीक और मशीनों का प्रयोग। विज्ञान का सबसे बड़ा वरदान क्या माना जाता है? चिकित्सा क्षेत्र में प्रगति। विज्ञान ने सबसे अधिक किसे प्रभावित किया? मानव जीवन को। क्या विज्ञान केवल लाभकारी है? नहीं, इसके दुष्प्रभाव भी है, यानी कि साइड इफेक्ट। पाठ में विज्ञान की किन दो प्रवृत्तियों का उल्लेख है? रचनात्मकता और विनाशकारी शक्ति। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि एआई किसका उदाहरण है? आधुनिक वैज्ञानिक प्रगति। विज्ञान ने यातायात को कैसे प्रभावित किया? तेज और सुविधाजनक बनाया। बिजली के आविष्कारक कौन थे? थॉमस एडिसन। परमाणु ऊर्जा का उपयोग किस प्रकार किया जा सकता है? ऊर्जा उत्पादन और विनाशकारी हथियार। वैज्ञानिक युग से पहले कौन सा युग था? औद्योगिक युग। विज्ञान का सबसे बड़ा खतरा क्या? परमाणु युद्ध। पाठ में किस प्रमुख वैज्ञानिक का उल्लेख किया गया है?
विज्ञान के कारण कौन सी पर्यावरणीय समस्या बढ़ी है? प्रदूषण। क्या विज्ञान के बिना आधुनिक जीवन संभव है? नहीं। पाठ का मुख्य संदेश क्या है? विज्ञान का सदुपयोग करना आवश्यक है। टिप्पणी लिखें। विज्ञान और भविष्य विज्ञान मानव सभ्यता की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है, जिसमें समय के साथ न केवल जीवन को आसान बनाया, बल्कि सोच और विकास के नए आयाम भी प्रस्तुत किए। प्राचीन काल में विज्ञान केवल प्रयोगों तक सीमित था, जहां वैज्ञानिक नए नए तत्वों और सिद्धांतों की खोज कर रहे थे। धीरे धीरे विज्ञान ने औद्योगिक क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे उत्पादन और जीवन शैली में बड़ा बदलाव आया। वर्तमान युग को डिजिटल का युग कहा जाता है, जहां कंप्यूटर, इंटरनेट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने हमारी दिनचर्या को पूरी तरह बदल दिया है। आज विज्ञान न केवल संचार, परिवहन और चिकित्सा में क्रांति ला रहा है, बल्कि रोबोटिक्स, अंतरिक्ष अनुसंधान, जैव प्रौद्योगिकी में भी बड़े नए आयाम जोड़ रहा है। स्मार्टफोन, स्वचालित मशीनें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित तकनीकें हमारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। अब ऐसे युग की कल्पना की जा रही है जहां रोबोट मानव की तरह सोचेंगे और कार्य करेंगे, लेकिन इस प्रगति के साथ कुछ गंभीर चुनौतियां भी सामने आ रही हैं, जैसे नैतिकता, गोपनीयता, बेरोजगारी और मशीनों पर अत्यधिक निर्भरता। यदि विज्ञान का सही दिशा में उपयोग किया जाए तो यह मानव के लिए वरदान साबित हो सकता है, लेकिन अगर इसे बिना सोचे समझे उपयोग किया गया तो यह गंभीर सामाजिक और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। इसलिए भविष्य में विज्ञान का उपयोग संतुलित दृष्टिकोण और नैतिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए, ताकि यह प्रगति मानव कल्याण के लिए लाभकारी बनी रहे। तो छात्रों, इस तरह से आपका ये पाठ वैज्ञानिक युग क्या था और क्या है, लास्ट पार्ट था इस कोर्स का, इस सेमेस्टर का, यहीं पर समाप्त होता है, कंप्लीट होता है मेरा वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ कि अब तक आपने सारे वीडियो देख लिए होंगे और टेस्ट में भी आपको यूज़फुल होगा, हेल्प मिला होगा। अगर आपको सचमुच लगता है कि मैं आपके लिए एक अच्छा मेहनत कर रही हूँ, आपको फ़ायदा है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और मेरे इसी चैनल पर बने रहें। नेक्स्ट सेमेस्टर की फिर वीडियो लेकर मैं हाजिर हो जाऊंगी, आपके स्मिता। तब तक के लिए बाय।